हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, टॉपिक आई हैव चूजन फॉर दिस वीडियो इज डॉक्टर फॉस्टस. It's a play written by Christopher Marlowe. So basically what I'm going to talk in this video is about author, then short summary, themes and very importantly question answers. If you're preparing for essay type of questions, then this video is very important for you. So let's start with the author's introduction. Christopher Marlowe was also known as Kit Marlowe, was an English playwright, poet and translator of the Elizabethan era. Marlowe is among the most famous of the Elizabethan playwrights. He was born in Canterbury, England in 1564. He died young at the age of 29 and his career as a playwright lasted only for 6 years. He was a contemporary of William Shakespeare. मतलब ये विलियम शेक्सपियर के आसपास के एज के थे. बोला जाता है कि खाली 2 महीने का डिफरेंस था इन दोनों में. Though he started writing a few years earlier. Then his most famous play is the ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. तो जिस प्ले के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर फॉस्टस, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है? द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. हिज अदर फेमस वर्क इंक्लूड टेम्बरलिन द ग्रेट, डाइडो, क्वीन ऑफ कार्थाज, एडवर्ड II, मास्कर एट पेरिस, ज्यू ऑफ माल्टा. तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्रिस्टोफर मार्लो पर. अब देखते हैं प्ले की समरी. सो डॉक्टर फॉस्टस इज अ स्कॉलर लिविंग इन विटनबर्ग, जर्मनी. और अब ये फील करने लग गया है कि जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, मतलब जो ट्रेडिशनल स्टडीज होते हैं, लॉ, मेडिसिन, फिलॉसफी, ये सब कुछ ये जान चुके हैं, सीख चुके हैं. तो अब इनको कुछ डिफरेंट चाहिए, जो ऑर्डिनरी ना हो, जो ट्रेडिशनल ना हो, जो डिफरेंट हो. तो इन्होंने क्या सोचा कि अब ये मैजिक सीखेंगे, ब्लैक मैजिक. फिर डॉक्टर फॉस्टस अपने सर्वेंट वैगनर को बोलते हैं कि 2 आदमी को बुलाओ जिसका नाम था वेल्डीज और कॉर्नेलियस, जो इनको ब्लैक मैजिक सिखा सके. आफ्टर दिस 2 एंजल अपीयर्स. 2 एंजल अपीयर होते हैं. एक गुड एंजल होता है, एक बैड एंजल होता है. तो जो गुड एंजल होता है वो डॉक्टर फॉस्टस को ये कन्विंस कर रहा है कि जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है. और जो बैड एंजल होता है, जो इविल एंजल होता है, वो बोलता है कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत सही है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा, तो तुम जो भी सोच लिए हो उसे कंटिन्यू करो. फिर कॉर्नेलियस और वेल्डीज उसे एक स्पेल बुक देते हैं, मतलब एक मैजिक टेक्स्ट बुक देते हैं जिसके थ्रू वो मैजिक को परफॉर्म कर सके. फिर फॉस्टस अपने जादू को स्टार्ट करता है, जो भी वो सीखा रहता है उससे वो परफॉर्म करने लगता है. और एक समन के थ्रू, मतलब जिससे हम भूत या फिर डेविल को बुलाते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू एक डेविल को वो बुलाता है जिसका नाम होता है मेफेस्टोफिलिस. और फिर फॉस्टस उसे एक टास्क देता है, लेकिन मेफेस्टोफिलिस उसे मना कर देता है. वो बोलता है कि जब तक मुझे लूसीफर कमांड नहीं करता मैं कोई काम नहीं करता. फिर डॉक्टर फॉस्टस मेफेस्टोफिलिस को बोलता है, ओके तो तुम एक काम करो, एक ऑफर लेके जाओ लूसीफर के पास, जिसमें ये है कि वो अपना सोल जो है वो लूसीफर को दे देगा अगर उसे 24 इयर्स तक अनलिमिटेड पावर मिले और नॉलेज मिले, और साथ ही साथ मेफेस्टोफिलिस का सर्विस मिले. फिर मेफेस्टोफिलिस लूसीफर के पास जाता है और लूसीफर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है. फिर मेफेस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस के पास वापस आता है डेविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और डॉक्टर फॉस्टस को बोलता है इस पर ब्लड से साइन करने के लिए, और डॉक्टर फॉस्टस उस पर साइन कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे. अब डॉक्टर फॉस्टस के पास अनलिमिटेड पावर है, नॉलेज है, और साथ ही साथ मेफेस्टोफिलिस का कंप्लीट सर्विस है. अब मेफेस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को बहुत सारी चीजें बताता है, स्टार्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, पोजीशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में. फिर ये सब सुनने के बाद डॉक्टर फॉस्टस मेफेस्टोफिलिस से क्वेश्चन पूछता है कि हु मेड दिस वर्ल्ड. लेकिन मेफेस्टोफिलिस इसका आंसर नहीं देता क्योंकि उसे गॉड का नाम नहीं लेना है और उसे इग्नोर करता है. लेकिन ये सिचुएशन को देख के डॉक्टर फॉस्टस को थोड़ा फील होने लगता है कि कहीं उसने गलत डिसीजन तो नहीं लिया. फिर डॉक्टर फॉस्टस उसे वाइफ के लिए बोलता है कि उसे एक वाइफ चाहिए. लेकिन मेफेस्टोफिलिस इसमें भी डॉक्टर फॉस्टस का हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि जो शादी है वो एक होली सेरेमनी है, और इसलिए मेफेस्टोफिलिस ने क्या किया, एक डेविल वुमेन को अरेंज किया डॉक्टर फॉस्टस के लिए. अब डॉक्टर फॉस्टस के पास अनलिमिटेड पावर है तो उसका यूज करने वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है मेफेस्टोफिलिस के साथ. तो ये दोनों जन रोम पहुंचते हैं और वहाँ ये एक पॉप के चैम्बर में जाके रुकते हैं. पॉप मतलब चर्च का स्पिरिचुअल लीडर. वहाँ पे मेफेस्टोफिलिस अपने आप को और डॉक्टर फॉस्टस को इनविजिबल कर देता है और ये लोग अपने मैजिक ट्रिक को यूज करते हैं, बहुत लोगों को परेशान करते हैं, पॉप की डाइनिंग टेबल को उड़ा देने लगते हैं. और डॉक्टर फॉस्टस के इस एक्टिविटी के बारे में सबको पता चलने लग गया और धीरे धीरे फेमस होने लग गए, लोग उनको जानने लग गए. फिर थोड़ा टाइम और ट्रेवल करने के बाद डॉक्टर फॉस्टस जर्मनी वापस आते हैं. जर्मनी वापस आने के बाद जो जर्मनी के एम्परर थे चार्ल्स V, वो डॉक्टर फॉस्टस को अपने कोर्ट में इन्वाइट करते हैं क्योंकि उन्होंने भी डॉक्टर फॉस्टस के मैजिक स्किल के बारे में बहुत सुना है. तो फिर उसको अपने कोर्ट में इनवाइट करते हैं. जब फॉस्टस कोर्ट पहुंचता है तो जो जर्मनी का एम्परर है वो फॉस्टस से डिमांड करता है कि उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना है, उसके इमेज को देखना है. और डॉक्टर फॉस्टस बहुत ही स्मूथली उनके डिमांड को भी पूरा कर देता है. ये देख के चार्ल्स V जो एम्परर है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है डॉक्टर फॉस्टस के स्किल को देखकर. तो ऐसे बहुत सारे सीन्स है. एक हॉर्स ट्रेडर का भी सीन है जहाँ पे हॉर्स ट्रेडर डॉक्टर फॉस्टस को उसके हॉर्स को बाय करने के लिए कहता है. तो डॉक्टर फॉस्टस बोलता है तुम अपने हॉर्स को पानी में मत
रखना, तो उसे लगता है कि ऐसे झूठ बोल रहा है, ट्रिक कर रहा है मुझे, तो वो अपने हॉर्स को पॉन्ड में छोड़ देता है और वहाँ पे उसके जो हॉर्स है वो गायब हो जाते हैं। तो इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है हॉर्स ट्रेडर और डॉक्टर फॉस्टस के पास जाता है उसे सुनाने के लिए, लेकिन डॉक्टर फॉस्टस सोया रहता है। तो उसका पैर खींचता है तो उसका पैर जो है उसके हाथ में आ जाता है, हॉर्स ट्रेडर के हाथ में आ जाता है, और ये देख के वो बहुत डर जाता है, उसको छोड़ के वहीं से भाग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स इसमें डिस्क्राइब किए हैं। सो इन दिस वे डॉक्टर फॉस्टस कंटिन्यूज टू इम्प्रेस पीपल विथ हिज मैजिक। लोग डॉक्टर फॉस्टस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर फॉस्टस कई जगह जाता है। एक बार ड्यूक ऑफ वेनॉल्ट के पास गया, फिर दूसरे एक ड्यूक और डचेस के पास गया, उससे भी अपने मैजिक स्किल से एंटरटेन करता है, जहाँ पे डचेस उसे बोलती है कि ग्रेप्स को अपीयर करो। ग्रेप्स मतलब वहाँ पे विंटर सीजन में अवेलेबल नहीं होता था, फिर भी फॉस्टस ने उनके डिमांड पर ग्रेप्स को भी अपीयर किया। फिर कुछ स्कॉलर की डिमांड पे डॉक्टर फॉस्टस ने वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल वुमेन हेलेन, जो कि ग्रीस की थी, उसके स्पिरिट को बुलाया। तो ऐसे करते करते डॉक्टर फॉस्टस का जो 24 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो नज़दीक आ गया था। तो एक ओल्ड मैन अपीयर होता है, वो डॉक्टर फॉस्टस से रिपेंट करने के लिए कहता है, मतलब जो भी उसने डील किया है उसके लिए वो बोल रहा है कि तुम भगवान से माफ़ी मांग लो, तुम बच जाओगे। तो इस बात के लिए मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को धमकी देता है। फिर डॉक्टर फॉस्टस बोलता है कि जो भी उसने कहा मैं उसकी बात को नहीं मान रहा हूँ, तो तुम इसको सीरियसली मत लो। फिर ऐसे करते करते और भी टाइम खत्म हो गया। अब डॉक्टर फॉस्टस के पास सिर्फ कुछ घंटे रह गए थे। अब वो बैक करने लगा कि ये जो टाइम है बस यहीं पे रुक जाए, क्योंकि अब उसको रियलाइज होने लगा उसने जो भी कुछ किया गलत किया। फिर वो भगवान को याद करने लगता है और बैक करने लगता है, उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि 1 ड्रॉप ऑफ क्राइस्ट ब्लड वुड सेव हिम बट ही अनएबल टू कमिट रिपेंटिंग। मतलब वो रिपेंट नहीं कर पा रहा है, वो चाहते हुए भी रिपेंट नहीं कर पा रहा है। वो गॉड से भी बार्गेन करने लगता है, उनसे भी कुछ डील करने लगता है। फिर एट लास्ट टाइम खत्म हो जाता है डॉक्टर फॉस्टस का, और डेविल्स आते हैं डॉक्टर फॉस्टस के सोल को वहां से लेकर चले जाते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल इन दिस समरी. Now let's see some most important question based on this topic. So the first question is discuss Dr. Faustus as a tragedy. तो डॉक्टर फॉस्टस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपको सेम इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए. सो द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, कॉमनली रिफर्ड टू सिंपली एज डॉक्टर फॉस्टस, इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाय क्रिस्टोफर मार्लो बेस्ड ऑन जर्मन स्टोरी अबाउट द टाइटल कैरेक्टर फॉस्ट. इट वॉज प्रोबेबली रिटन इन 1592 और 1593 शॉर्टली बिफोर मार्लोस डेथ. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? डिस्कस डॉक्टर फॉस्टस एज अ ट्रेजेडी. तो पहले तो आपको ट्रेजेडी का मतलब जानना होगा. तो ट्रेजेडी क्या है? एक जॉनरा है स्टोरी का, एक टाइप है स्टोरी का, जिसमें जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो अपने ही फ्लॉज के वजह से, अपने ही कुछ गलत डिसीजन के वजह से हार जाता है, उसका डाउनफॉल होता है. तो ये फ्लॉज क्या हो सकते हैं? ग्रीड हो सकता है, मतलब लालच हो सकता है, ओवर एम्बिशन हो सकता है, इवन एक्सेस लव हो सकता है, ऑनर या फिर लॉयल्टी. तो ज्यादातर ट्रेजेडी में क्या होता है, स्टार्टिंग में हीरो को एकदम प्राइम दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है, सक्सेसफुल होता है, लेकिन एंड में क्या होता है, वो अपने ही मिस्टेक की वजह से उसका डाउनफॉल होता है और एंड में वो मर भी जाता है, जैसे कि हेमलेट में हुआ था और डॉक्टर फॉस्टस में भी हुआ है. सो फ्रेंड, आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी, वन कैन इजिली रिलेट डॉक्टर फॉस्टस एज ए ट्रेजेडी प्ले. तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. नाउ लेट्स सी द मेन कंटेंट ऑफ द आंसर. डॉक्टर फॉस्टस certainly qualifies as a tragedy. In fact, the full name of the play, full name क्या है? The tragical history of the life and the death of Dr. Faustus. So full name of the play is as it incorporate many of the characteristics and qualities of such a work. तो नाम जो है, जो टाइटल है पूरा, उसमें ही ट्रेजेडी समझ में आ जाता है कि ये एक ट्रेजेडी प्ले है. तो इस आंसर को अच्छे से लिखने के लिए बस आपको ट्रेजेडी का मतलब समझना है, उसके फीचर्स को समझना है. अगर आप वो समझ जाएंगे और आपको इस प्ले का स्टोरी पता है तो आप इजीली ये आंसर को फॉर्म कर सकते हैं. In the main character, we see an individual who falls from a relatively position in society to a far lower position of society as a result of his central flaw. मतलब अपने फ्लॉ के वजह से पहले तो वो एक इतने अच्छे पोजीशन पे था सोसाइटी में, बहुत ही रिस्पेक्टफुल था वो, लेकिन उसके बाद अपने ही गलती की वजह से वो नीचे गिर गया. इन दिस केस डॉक्टर फॉस्टस फ्लॉ इज दैट ऑफ ह्यूब्रिस और हिज एक्सेसिव प्राइड. ह्यूब्रिस मतलब भी क्या होता है? प्राइड, घमंड. तो अपने इस प्राइड के वजह से उसका डाउनफॉल हुआ. उसको क्या प्राइड था कि उसने जो ट्रेडिशनल, जो ऑर्डिनरी नॉलेज होता है, वो सब कुछ उसने
हासिल कर लिया, अब उसको कुछ अलग चाहिए, तो ये उसका प्राइड था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजेडी प्ले तो है, लेकिन वो ट्रेडिशनल ट्रेजेडी से डिफरेंट है। ट्रेडिशनल ट्रेजेडी में क्या होता है, जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो नोबल बैकग्राउंड से या फिर रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस एक मीगर बैकग्राउंड से है, मतलब एक लो बैकग्राउंड से है। सो दिस इज हाउ डॉक्टर फॉस्टस डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रेजेडी। डॉक्टर फॉस्टस इज अ ट्रेजेडी बिकॉज द मेन कैरेक्टर फॉल एज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन सर्कमस्टेंसेस एंड इज अ विक्टिम ऑफ हिमसेल्फ। मतलब अपने ही क्रिएट किए हुए सर्कमस्टेंसेस के वजह से उसका डाउनफॉल होता है, उसकी हार होती है। ही इज अ मैन विथ ऑल द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज टू बी सक्सेसफुल। रेनेसेंस मतलब होता है रीबर्थ। ये एक पीरियड था जो चेंज लाया था। चेंज कहाँ से, एक मिडल एज से मॉडर्न एज की तरफ जो चेंज आया था उसको बोलते थे रेनेसेंस। तो डॉक्टर फॉस्टस इस पीरियड से बिलोंग करता था, मॉडर्न था, उसको साइंस का नॉलेज था, फिलॉसफी का नॉलेज था, आर्ट्स का नॉलेज था। मतलब इतना बड़ा स्कॉलर था, लेकिन फिर भी ये सारे एजुकेशन को, इस नॉलेज को उसने अच्छे से यूज नहीं किया। वो मैजिशियन बनने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था। So he is a Renaissance man who is versed in every aspect of science, arts, education, philosophy, yet he utilizes his energy and wit into absolutely nonsense and unnecessary goals such as his obsession to the magician and his ridiculous fixation for power. और सिचुएशन को और वर्स्ट करने के लिए इसने डेविल के साथ एक पैक्ट भी साइन कर लिया, एक डील भी साइन कर लिया, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो शॉर्ट में डॉक्टर फॉस्टस की डाउनफॉल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर को और ज्यादा इलैबोरेट करने के लिए, और ज्यादा लेंदी करने के लिए। चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। आप कंक्लूजन जरूर लिखना, इससे बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। In the end, we can say that the Dr. Faustus is the tragedy of such an ambitious man who wanted to have infinite knowledge and power. But this desire of his causes his downfall because man by his very nature is limited. Marlowe conclusively conveys in Dr. Faustus the hopelessness of the pursuit for indefinite knowledge and the inescapable consequences of breaking up with moral integrity. The next important question is discuss Dr. Faustus as essentially a Renaissance tragedy or critically examine Dr. Faustus as a Renaissance tragedy. So the introduction of this answer will be the same as I have discussed in the previous question. Now let's start by understanding what is Renaissance. तो फ्रेंड्स, अगर एक बार आपको Renaissance का मतलब समझ में आ गया, उसके फीचर्स समझ में आ गए, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, तो आपको ये आंसर लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले Renaissance का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपको एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Renaissance, तो जिसमें आप ये Renaissance का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, किसी भी प्ले का एग्जाम्पल दे सकते हैं। So Renaissance literally means rebirth. अब ये rebirth क्या है? It is a transition of period, change of period. जो medieval period था वो change होकर modern period बना, उसी को बोलते हैं Renaissance. इस period के जो लोग थे वो पहली बार नए discoveries को देखे, नए inventions को देखे, उनके अंदर एक नया interest जागने लग गया था। Printing press was invented for the first time in the history of mankind, which caused widespread of knowledge, enlightenment and civilization. But these achievements of man in Renaissance period are much less than the value he had lost under the grab of pride and arrogance. मतलब Renaissance period में डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, लोगों को एजुकेशन मिला, नॉलेज बढ़ा, जॉब मिला, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है जो बेसिक वैल्यूज थे वो लोगों ने खो दिया प्राइड और एरोगेंस के चलते। And that is why Renaissance period is a paradoxical tale of man's outer glory and inner deterioration. Apparently, man was trying to break into the heights of cluster, but inwardly he was unable to enlighten his inner moral and spiritual bankruptcy. मतलब रेनाइसेंस में मैन वो सारी चीज़ें अचीव तो किया, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। एक चीज़ मिला, उसके बाद दूसरे चीज़ के पीछे भागने की कोशिश की। तो ऐसा देखा जाए तो उनका जो बैंक था वो पैसों से तो भरा था, उसमें बहुत सारे सेविंग्स थे, लेकिन जो उनका मन जो बैंकरप्ट हुआ था उसके बारे में उनको पता नहीं चल पा रहा था। तो मन बैंकरप्ट होना मतलब वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उनका मन खाली था। थोड़ा फिलोसफिकल टर्म है, समझना थोड़ा मुश्किल है। Renaissance stands for inordinate ambitions, individualism. Individualism मतलब क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। Supreme lust for power and pelf. Pelf मतलब गलत तरीके से पैसा कमाना। Quest for knowledge, passionate love for beauty and hankering after sensuous pleasures. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे Renaissance पीरियड के। People who belongs to the Renaissance period, वो उनके अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। So when you will compare this concept of Renaissance period with the play Dr. Faustus, you can confidently say that yes, this is a Renaissance tragedy.
Marlowe's texts are the most significant incarnation of the Renaissance character. Marlowe के बहुत सारे जो प्ले हैं उसमें जो आप एलिमेंट्स देखेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वो रेनाइसेंस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है. In fact, Marlowe himself is in general the heart of the incarnate Renaissance. मार्लोस के ज़्यादातर प्लेज में जो कैरेक्टर्स हैं वो रेनाइसेंस के एलिमेंट से बने हुए हैं, मतलब रेनाइसेंस का जो मेन फीचर्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे बने हुए हैं. तो वो क्या है? अनलिमिटेड पावर एंड अंडरस्टैंडिंग, इनफाइनाइट फॉर स्ट्रेंथ, लिमिटलेस रिचेस फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेंथ. We see in Dr. Faustus a wonderful expression of Renaissance elements and the character Dr. Faustus as a Renaissance man. The most important thing in the Renaissance is craving for knowledge infinite. This characteristic has been injected in Faustus properly. He has achieved knowledge of all branches, yet he feels unfulfilled. So he wants to practice black art. With this, he would be able to know all things. मतलब उसका क्या इंटेंशन था? जब वो एक बार ब्लैक आर्ट सीख लेगा तो उसको और भी बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, स्पेशली यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स की पोजीशन क्या है, यूनिवर्स को किसने बनाया है, हेल क्या है, हेल में कौन रहता है. I will have them read me strange philosophy. ये जो है प्ले से लिया गया लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर में जरूर लिखना. After selling his soul, he at very first questions Mephistopheles to know the mystery of the universe about the position of hell. तो ये जो लास्ट टू लाइन है ये भी प्ले से लिया गया, ऐसे भी जरूर लिखना. First will I question with thee about hell. Tell me where is the place that man can call hell. फिर जो रेनाइसेंस मैन एक और चीज जो सफर करता है वो है इनर एज वेल एज आउटर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को सफर करता है कि जो भी उसने डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं. एक बार डिसीजन तो ले लेते हैं पर उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है. Faustus, in capacity of Renaissance man, undergoes the same experience. He is confronted with an inner mental conflict when good and evil angels appear. तो ऐसे और भी इंसिडेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस आंसर के लिए. Now let's see the conclusion. Dr. Faustus displays both the best and the worst element of the Renaissance. The typical representative of the Renaissance, he deserves both our admiration or pity. On the whole, Marlowe's The Tragical History of Dr. Faustus has the impact of the spirit of the Renaissance. Faustus' sense of individualism, love for power, learning, beauty and impatience with earthly limitations made him the representative of Renaissance individual. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको इस टाइप का कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.